अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सब के लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के साथ आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अपने मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और इन दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को क़यामत सलामत रखे, बुलंद रखे। और बहुत सारी दुआएं हैं हमारे मुल्क की मईशत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए और जालिम, जाबिर, बेईमान, चोर, उचक्के, बदमाश, लुटेरे किस्म के हुक्मरानों से निजात के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है ना वो मुखलिस हुक्मरान अता फ़रमाए, जो अवाम के साथ मुखलिस हो, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो। और बस बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पर। और जनाब, नई एपिसोड की जानिब बढ़ते हैं। नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता और सैफुल्ला ने। नावल का नाम है रेगज़ार तमन्ना, मुसन्निफ़ा है महा मलिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 28। हस्पताल के लान में एक दूर अफ्तादा कोने में बनी संगी बेंच पर बैठकर उसने खुद को बहुत तन्हा, उदास और अधूरा महसूस किया। इतना टूटा हुआ और इस कदर पसमर्दा उसने खुद को कभी पाया हो उसे याद ना था। वो सिर्फ मुनीसा बेगम की मिजाज पुरसी के लिए वहाँ आया था। उसमें उसकी किसी और चाह या तमन्ना का दखल ना था, लेकिन यहाँ आकर दिल ने कैसा बोझ सहा था वही जानता था। मैं शायद राफ़े से शादी ना कर पाऊँ, वर्दा ने कहा था। बस दिल आमादा नहीं होता। मैं नहीं समझती कि मैं राफ़े के साथ खुश रह सकती हूँ। मेरे लिए राफ़े के पास कुछ भी मुनफरिद नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। मैं ये इकरार किसी को दे चुकी हूँ। ये रबिया की आवाज़ थी। ज़िंदगी की इमारत कभी भी जज्बात के सतूनों पर कायम नहीं की जाती। वो लड़की किसी और को नहीं, तुम्हें होना चाहिए वर्दा। राफ़े ने अपना सर बेंच की पुश्त से टिकाया और आसमान की वुसअतों को खोजने लगा। कितना हकीर, कितना बेमाया था इस लम्हे उसका वजूद, जिसे कोई भी अपनाने को तैयार ना था। उसने लान में चलते फिरते लोगों को देखा, पौधों को, फूलों को, संगी बेंचों को, फवारे को, सब्ज़ घास को। उसने हर शय को दर्ज दीदा नज़रों से देखा, जैसे वो सब उसका भेद जानते थे, जैसे वो सब उसी पर मुस्कुरा रहे थे, उस पर ताना जन थे। राफ़े का जी चाहा कि वो सारी दुनिया से अपना चेहरा छुपा ले। गहरी सांस भरकर वो सीधा हुआ, तब उसने दूर रविश पर इबाद और अमीर हसन को अंदर की जानिब जाते हुए देखा। लम्हा भर में वो रुख मोड़ गया था। फिल वक्त किसी का सामना करने को जी आमादा ना था। जेब में अपनी गाड़ी की चाबी की मौजूदगी का यकीन करते हुए वो पार्किंग की सिमत बढ़ने लगा था। पीसी भूरबन के सरसब्ज़ो शादाब लान में बैठी वो माजी की भूल भुलैयों में खोई हुई थी। नरम धूप उसके पैरों से ज़रा परे गुलाब की क्यारियों पर दमक रही थी। कान की नज़रें उस पर जम गई थीं। कई साल पहले इसी जगह बैठकर उसने कितने शौक़ से तस्वीरें बनवाई थीं। वो तस्वीरें अब तक उसने संभाल कर रखी हुई थीं। एकान की पलकों पर मोती चमकने लगे। दिल में एक हुक उठी थी जिसने सोए हुए हर जज्बे को चका दिया था। ख्वाबीदा जज्बे किस्मसाने लगे थे। उसका जी चाहा वह फूट फूट कर रो दे। कदम कदम पर बिखरी हुई यादें अपना आप मनवाने लगी थीं। अचानक ही स्याह स्ट्रैप वाली चप्पलों में कैद दो नहायत गोरे हसीन पैर उसके करीब आकर रुके थे। एकान ने ज़रा की ज़रा सर उठाया। वो जो कोई भी थी बेहद हसीन थी। चेहरे मोहरे से वो फॉरनर लगती थी। एकान उसे देखती रह गई। वो भी बेहद गौर से एकान का नक्श नक्श देख रही थी। यस, चंद लम्हों बाद एकान हैरानी से बोली, मैं अगर गलती पर नहीं हूँ तो तुम एकान हो। वो अंग्रेज़ी में बोली। एकान ने नहायत हैरत से अस्बात में सर हिलाया। मैं कुछ देर यहाँ तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? वो हिचकिचाते हुए बोली। एकान ने फिर सर हिलाया। वो मोहताज से अंदाज में उसके करीब बैठी। आप मुझे कैसे जानती हैं? एकान ने पूछा। यहाँ किसके साथ आई हुई हो? उसने एकान का सवाल नज़रअंदाज कर दिया। मैं अपने भतीजे और उसकी बीवी के साथ। उसकी बीवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। एकान ने अपने सवाल से उसका एहतराज़ वाज़े तौर पर महसूस किया था। यहाँ तो अपने शोहर के साथ आना चाहिए। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक वाज़े उदासी थी जिसने उसकी पलकों को भी नम कर दिया। एकान लम्हा भर के लिए खामोश सी हो गई। वो पाकिस्तान में नहीं होते। फिर वो आहिस्तगी से बोली, पाकिस्तान में नहीं होते? उस फॉरनर लड़की को हैरत हुई। फिर कहाँ हैं वो? एकान लम्हा भर को रुकी। जापान में। नहीं, वो बेइख्तियार बोली थी। वो वहाँ से चला गया था।
एकान बेतरह चौंकी। बेयकीनी से वो उस फॉरेनर लड़की को घूरने लगी। तुम जानती हो मेरे शोहर को? यस ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी तरह से, इसीलिए तो मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम कौन हो? एलिज़ाबेथ। वो धीरे से मुस्कुराई। एलिज़ाबेथ? एकान ने दोहराया, लेकिन आशिर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? एक कोलीग का, एक अच्छे दोस्त का और एक तरफा मोहब्बत का। मैं उससे मोहब्बत भी करती थी। एकान के वजूद को एक झटका लगा। लीसा? बेइख्तियार उसके लबों से निकला। तुम लीसा हो ना? हाँ मैं लीसा हूँ, वो इत्मीनान से बोली। एकान के होंठ नफरत से सिकुड़ गए, आंखें शोला बरसाने लगी। उसका जी चाहा तमाम इखलाकियात बालाए ताक रखे वो उस मनहूस औरत का गिरेबान पकड़ ले और तमाचे मार मार कर उसका चेहरा लाल कर दे। यही औरत उसकी बर्बादी का सबब थी। उसकी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ दुख में बदल देने में इस औरत का बहुत बड़ा हाथ था। उसने नफ़रत की शिद्दत से अपने जिस्म में झटके लगते महसूस किए। लीसा? किसी मर्द की भारी आवाज़ बेहद करीब से आई थी। लीसा डार्लिंग। लीसा चौंक कर मुड़ी। एकान ने भी फटी फटी आंखों से आने वाले को देखा। वो चेहरे मोहरे से पाकिस्तानी ही लगता था। माई हस्बैंड मुनीर, और मुनीर ये एकान है, मेरे बहुत अच्छे कोलीग आशिर की वाइफ। लीसा एकान के जज्बात से बेखबर उन दोनों का तारुफ करवा रही थी। नाइस टू मीट यू मिसेस आशिर। मुनीर साहब शाइस्तगी से सर हिला रहे थे, फिर वो रस्मी और शाइस्ता मुस्कुराहट के दरमियान बोले। एकान ने बमुश्किल ज़रा सा सर हिलाया था। डार्लिंग, लंच के बारे में क्या ख्याल है? वो लीज़ा से मुखातिब थे। सॉरी मुनीर, मैंने नाश्ता काफ़ी हैवी किया है, अब मैं शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी। आप लंच लेना चाहें तो मैं यहाँ मिसेस आशिर से गपशप लगा लूँ। लीज़ा ने मुस्कुराते हुए इजाज़त चाही। ओके डियर, एज़ यू विश, फिर हम अपने रूम में मिलते हैं। ओके, लीज़ा ने जल्दी से हाथ हिला दिया। एकान का जहन उनकी गुफ्तगू की जानिब ज़रा भी नहीं था। वो तो मुसलसल आशिर के मुतल्लिक सोचे जा रही थी। आशिर ने उससे कहा था कि वो चंद ही रोज़ में लीज़ा से शादी कर रहा है। उसके बाद उसने कभी एकान से रब्ता ना किया। फिर उसने एकान को एक खतीर रकम भेज दी और उसके बाद से उसका कुछ अता पता ना था। यहाँ लीज़ा किसी और के साथ मौजूद थी और उसे अपना शोहर बताती थी। न जाने मामला क्या था। एकान का जहन एक जिगसा पजल में उलझा हुआ था। ये तुम्हारा शोहर है? मुनीर के जाने के बाद उसने जल्दी से पूछा। यकीनन, मैंने अभी बताया है तुम्हें। उसने सर हिलाया। शायद तुम ये ना जानती हो मिसेस आशिर कि मैंने आशिर को प्रपोज़ किया था। मैं उससे शादी करना चाहती थी। मैं मोहब्बत करने लगी थी उससे। तुम उसकी बीवी हो, समझ सकती होगी कि कोई भी औरत जो आशिर जैसे मर्द की कुर्बत में रहे वो उसे चाहने लगेगी। वो ना सिर्फ हैंडसम बल्कि बहुत प्यारा इंसान है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? एकान से कुछ भी ना बोला जा सका। न उसने लीज़ा का गिरेबान पकड़ा, न उस पर थप्पड़ों की बारिश की, न मुगलजात बकी। वह चुपचाप उसे देखती रही। आशिर का जिक्र और वो भी ऐसे अल्फाज में सुनकर उसका दिल सीने में यूं तड़पने लगा था जैसे किसी ने उस पर छुरी चला दी हो। आशिर की बेपनाह मोहब्बत जो खून में हलशुदा थी, जैसे हर रगे जान से छनकर कासाए दिल में जमा हो रही थी। फिर तुमने मिस्टर मुनीर से क्यों शादी कर ली? धुआं धुआं लहजे में वो इतना ही पूछ सकी। क्योंकि आशिर के इनकार से मेरा दिल टूट गया था। मैं उस जैसा मर्द चाहती थी, इतना ही मुकम्मल, इतना ही प्यारा, इतना ही नाइस। आशिर के इनकार? एकान बस हैरत से बुदबुदा कर रह गई। फिर मैंने तय किया था कि अगर कभी शादी की तो किसी पाकिस्तानी मर्द से करूँगी, किसी मुसलमान से। मैंने महसूस किया था एकान कि आशिर में जितनी भी खूबियाँ थीं जो कि मुझे अट्रैक्ट करती थी, वो उसे उसके मज़हब ने अता की थी। तुम्हारा मज़हब बहुत उम्दा है एकान। मैं पिछले चंद माह से यहाँ पाकिस्तान में हूँ। मुनीर की जॉब अमेरिका में है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में जापान आए थे, जहाँ हमारी मुलाकात हुई और हमने शादी का फ़ैसला कर लिया। तब से हम छुट्टियाँ लेकर पाकिस्तान आए हुए हैं। यहाँ आकर मैंने तुम्हारी मशरक़ी रवायात को बहुत करीब से देखा और जाना है, और कोई शक नहीं कि मैं अगले चंद दिनों में इस्लाम कबूल कर लूँ। मेरा दिल मुसलमान हो चुका है, बस इकरार की देर है। और मैं लीज़ा से। वो खामोश हो गई। एकान उसकी बात मुकम्मल होने के ख्याल से उसका चेहरा देखती रही। लीज़ा से एकान बन जाऊंगी, उसने मुस्कुराकर और कतरे झींप कर अपना जुमला मुकम्मल किया था। मैंने अपना इस्लामी नाम एकान सोचा है। दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो गईं। फिर लीज़ा ने उसे देखकर झिझकते हुए कहा, आशिर कहाँ है? क्या अब वो पाकिस्तान में है? एकान ने खोई खोई निगाहों से उसे देखा और खामोश रही। मैंने उसे प्रपोज़ किया तो उसने इनकार किया, जिससे मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। लीज़ा बताने लगी, मैंने गुस्से में उसे न जाने क्या कुछ कह दिया। वो नाराज़ हो गया,
फिर उसके बाद कभी मुझसे नहीं मिला। उसने जापान जाकर अपनी जॉब तब्दील कर ली। हमारे रास्ते अलग हो गए। मैंने उसे कई बार दोस्ती का पैगाम भेजा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर न जाने वक्त की धुंध में वो कहाँ गुम हो गया। लीज़ा की निगाहें भूरबन की पहाड़ियों पर चमकती धूप देखने लगी। एक बात पूछूं लीज़ा? एकान ने टूटते लहजे में झिझकते हुए कहा। हाँ ज़रूर, मुझे खुशी होगी। यूँ भी मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। तुम्हारे और आशिर के माबैन किस किस्म के ताल्लुकात रहे थे? लीज़ा के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो कुछ देर एकान को देखती रही। मैंने अभी तुम्हें बताया था एकान कि मुझे तुम्हारे शोहर की जिस खूबी ने अट्रैक्ट किया वो उसे तुम्हारे मज़हब ने दी। वो यही खूबी थी, यही बात जो तुम मुझसे जानना चाहती हो। मैं उसके पास जाती थी, उसे अपनी कुर्बत की आंच से पिघलाने की कोशिश करती थी। अपने जलवों की भरपूर दाद उसकी बेबसी और बेचारगी से वसूल करना चाहती थी। लेकिन एकान, न जाने ये तुम्हारी मोहब्बत थी या उसका ईमान, वो पिघलते पिघलते भी संभल जाता था। जैसे उसके अंदर बैठा कोई फरिश्ता ऐन वक्त पर उसके मुंह पर तमाचा खींच मारता हो। वो यूं ही चौंकता था, यूं ही हड़बड़ाता था। उसकी मदहोशी अचानक ही होशमंदी में बदल जाया करती थी। वो बेबस होते होते फिर से तवानाई हासिल कर लेता था। तुम्हारी मोहब्बत से या अपने ईमान से, ये दोनों बातें इखलाकी हैं और ये इखलाकियात तुम्हारा मज़हब सिखाता है। उसने गहरी सांस भरी। इसीलिए मैंने सोचा था कि जब भी शादी की किसी मुसलमान मर्द से करूँगी, और अगर वो पाकिस्तानी भी हो तो क्या कहने। खुदा ने मेरी दोनों आरज़ुएं पूरी कर दी। वो मुस्कुराई। एकान को उसकी मुस्कुराहट भूरबन की चमकती धूप से ज़्यादा खूबसूरत महसूस हुई। वो इतनी खूबसूरत थी कि एकान को खुद पर बैक वक्त रश्क भी आया और ख़ुद से नफ़रत भी महसूस हुई। तुमने मुझे कैसे पहचाना लीज़ा? अब वो कदरे दोस्ताना से अंदाज में बोली। आशिर अपने वॉलेट में तुम्हारी और अपने बच्चों की तस्वीर रखता था। बहुत साफ कोई से बता दूं कि तुम्हारे बच्चे मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन तुम्हारा नक्श मेरे हाफ़्ज़े में महफूज रह गया। वैसे क्या अब मैं पूछ सकती हूँ कि आशिर कहाँ है? आशिर, वो आहिस्तगी से बोली, यहीं पाकिस्तान में है। क्या कर रहा है आजकल? मुझे और बच्चों को याद कर रहा है। उसे यहाँ क्यों नहीं लाई? लीज़ा हैरानी से बोली। अगले माह लेकर आऊँगी। वो मुस्कुराई। सूटकेस को लॉक करके उसने सर उठाया। शैला उसके बिल्कुल करीब खड़ी उसे देख रही थी। उसकी नज़रों में दुख और बेएतबारी थी। हाशिम जज्बत सा होकर खड़ा हो गया। एकान फुप्पो अब तक नहीं आई? बस आती ही होगी। इस्लामाबाद पहुंचने में भी 2 घंटे लग जाएंगे। उसने घड़ी देखी। अब हमें निकलना चाहिए। कंपनी का ड्राइवर भी सुबह से गाड़ी लेकर आया है। वो हमारा मुंतज़िर है। मैं क्या कर सकती हूँ? वो शाकी से अंदाज में बोली। मैं और मेरा हैंडबैग तैयार है। उसी वक्त बेल हुई थी। हाशिम ने बढ़कर दरवाज़ा खोला। बाहर एकान खड़ी थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। हाशिम ने गौर से एकान का चेहरा देखा। चलें, वो शादमान सी बोली। हाशिम के अबरू हैरत से तन गए। एकान के गुज़िश्ता सारे अंदाज गायब हो चुके थे। वो बिल्कुल पहले वाली एकान नज़र आती थी। आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा बैग भी तैयार है। वो मुस्कुरा दी। क्यों भाई शैला, मुख्तसर सा हनीमून कैसा गुजरा? देखो, मैंने तुम लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। गवाह रहना, कहीं जाकर सबसे कहो पुप्पो ने रंग में भंग डाला, कबाब में हड्डी बनी रही, वगैरह वगैरह। हाशिम ने बेइख्तियार शैला को और शैला ने बेइख्तियार ही हाशिम को देखा था। दोनों की आंखों में हैरत के समंदर थे। मैं अपना बैग ले आऊँ, फिर नीचे चलते हैं। मेरा इंतज़ार करना। वो उनकी हैरानी से कता नज़र मुस्कुराती हुई मुड़ गई। ये तो बिल्कुल तब्दील हो गई। हाशिम कहे बिना ना रह सका। राफे ठीक कहता था। शैला ने जवाब ना दिया। उसका जहन एकान के जुमले में उलझा हुआ था। हनीमून कैसा गुजरा? होंठ काटते हुए वो अपने मुख्तसिर से हनीमून के मुतालिक सोचने लगी थी, जिसमें हाशिम के मुराकबे के सिवा कुछ ना था। तुम चाहते हो इबाद कि मरते वक्त मुझे ज़हनी सुकून मुयस्सर ना हो? इबाद ने चौंक कर माँ की जानिब देखा। वो रुंधे हुए लहजे में अपनी बात कहकर अब शाह की नज़रों से उसे देख रही थी। अम्मी, वो दुख से बोला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुमने मुझे यहाँ अस्पताल में क्यों लाकर बसा दिया है इबाद? मैं यहाँ नहीं मरना चाहती। मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर बहुत सुकून से जान देना चाहती हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता है इबाद, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उन्होंने सचमुच दोनों हाथ जोड़ दिए। आंसू उनकी आंखों से रवां थे। इबाद तेज़ी से उनके करीब गया और उन्हें सीने से लगा लिया। दोनों माँ बेटा रोने लगे थे। रबिया भी अश्कबार हो गई। अभी डॉक्टर्स उन्हें मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगा कर गए थे। मुनीसा बेगम के लिए ये सब कुछ काबिल बर्दाश्त ना था।
उन्होंने कभी किसी बात को अपने ऊपर तारी ना होने दिया था। हर तकलीफ़ वो खामोशी से अंदर ही अंदर इसीलिए सहती आई थी कि उन्हें हॉस्पिटल्स और उन कमरों से बेपनाह खौफ महसूस होता था। मैं यहाँ नहीं रह सकती इबाद। तुम अपनी बीमार माँ को आखिरी लम्हों में खुश और मुतमईन देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, वो बेबसी से बोला, जैसे आपकी मर्ज़ी। ज़िंदगी से चंद दिन मज़ीद कम हो जाएंगे ना बेटे, अच्छा होगा। इबाद जज्बात पर काबू पाने के लिए उठकर कमरे से निकल गया। रबिया उंगली से आंसू साफ करने लगी। शहला नहीं आई, वो उदासी से बोली। आप ही की फ़्लाइट 1 घंटे बाद है, एयरपोर्ट पर उतरेगी। रबिया ने घड़ी देखी। उसे किसी ने कुछ बताया तो नहीं? नहीं, लेकिन हाशिम भाई को इबाद भाई ने बता दिया था। वो शहला आप ही को आपसे मिलवाने ले आएंगे। मैं शहला से घर पर मिलूँगी, वो बज़िद हुई। इबाद से कहो बस अभी छुट्टी लेकर मुझे घर ले चले। रबिया खामोश हो रही। अब उनकी ज़िद से उलझना मुमकिन ना रहा था। तराना रबिया को देखकर तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी थी। दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। सोफे पर बैठा हुआ अब्दुल बारी भी उठकर खड़ा हो गया था। अगर तुम्हें अच्छी तरह से ना जानती होती तो यही समझती कि तुम माजी के साथ मुझे भी भुला चुकी हो और अब तुम्हें मुझसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तराना रुंधे लहजे में बात अधूरी छोड़कर हंसती। लेकिन मैं अपनी रबिया को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए लम्हा भर के लिए भी दिल में कोई शक, कोई वसवसा पैदा ना हुआ। मुझे इल्म था कि तुम किसी मजबूरी के तहत ही मेरे घर ना आ सकी होगी और यहाँ पहुँचकर यह ख्याल ठीक साबित हो गया। अनीका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आंटी की तबीयत अब कैसी है? रबिया ने नम आंखों से तराना का पुरखलूस चेहरा देखा। हम उन्हें घर ले आए हैं। इसका मतलब है वो अब ठीक हैं। तराना मुतमईन हुई। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, वो खुद पर कमाल जब्त करके बोली। दिल की तसल्ली के लिए ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अम्मी ने ज़िद की कि वह अस्पताल में मज़ीद 1 घंटा भी नहीं रुकेंगी, मजबूरन। ओह, उसके बाजुओं पर तराना की गिरफ्त ढीली हो गई। बहुत अफसोस हुआ ये सब कुछ जानकर, अब्दुल बारी बोला। आप कैसे हैं बारी भाई? रबिया उसकी जानिब मतवज्जा हुई। दुख की शिद्दत से दिमाग माऊफ हो रहा है। आपसे सलाम दुआ तक ना की। इट्स ओके रबिया, वो नरमी से मुस्कुराया। मैं तुम्हारी कैफियत महसूस कर सकता हूँ। आप लोग बैठे ना, मैं पहले आंटी को देखना चाहूँगी, तराना बोली। बातें तो कभी भी की जा सकती हैं, उनकी इयादत ज़रूरी है। आओ अम्मी के कमरे में चलते हैं। रबिया उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें मुनीज़ा बेगम के पास ले आई। वह दवा के ज़ेरे असर नीम गनूदगी में थी। उन्हें देखकर कदरे हशाश बशाश नज़र आने की कोशिश करने लगी। कैसी हो बेटी? रबिया के तारुफ कराने पर वो खुश होकर बोली थी। जी मैं ठीक हूँ, आप? अल्लाह का एहसान है, वो मुतमईन अंदाज में बोली। ऐसा लगता है जैसे आपको कहीं देखा हो, तराना ने जैसे हाफजे पर जोर दिया। हो सकता है, वो शफकत से मुस्कुराई। तुम रबिया की वही बहन हो ना जो एक मरतबा बाज़ार में इसे मिली थी? जी हाँ, लेकिन तब मैंने आपको नहीं देखा था। आप शॉप के अंदर थी, रबिया और मैं शॉप से बाहर थे। मुझे रबिया ने बताया था कि इसे तुमसे मिलने जाना है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे बेटी कि हम चाहते हुए भी इसे तुम्हारे पास ना भेज सके। जी मैं जानती हूँ, मेरे यहाँ तक पहुँचने में सारा कमाल बारी का है। इन्होंने बहुत कोशिश के बाद किसी तरह इबाद भाई का सेल नंबर और फिर एड्रेस हासिल किया। मुझे अंदाज़ा था कि रबिया के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। आना और मुनीसा बेगम बहुत घुल मिल कर बातें कर रही थी। रबिया उन्हें मसरूफ़ देकर चाय बनाने के ख्याल से किचन में चली आई। तब उसे हैरानी हुई थी। अनीका ने चाय तैयार कर ली थी और अब ट्राली में चीज़ें सेट कर रही थी। तुम क्यों चली आई रबिया? वो उसे देख कर मुस्कुराई। मैं चाय ला रही हूँ ना। हैरत अंगेज़, रबिया मुस्कुरा दी। तंज कर रही हो? वो भी मुस्कुराई। बाखुदा नहीं, तुम्हारी हरकत पर प्यार आ रहा है। मैं 2 दिन के लिए अस्पताल गई और तुमने सब कुछ सीख लिया। तुम्हारे जाने से एहसास हुआ कि तुम इस घर के लिए अल्लाह का कितना बड़ा इनाम हो। तुम किस तरह सारे काम आसानी से सर अंजाम दे लेती हो रबिया? मासूमियत से पूछती हुई अनीका रबिया को बहुत अच्छी लगी। जैसे तुमने इतनी जल्दी इतनी आसानी से ये सब कुछ तैयार कर लिया है। उसने ट्राली पर नज़र दौड़ाई। तुम्हारी कज़न आई है, इतनी खातिरदारी तो उसका हक है। अनीका ट्राली धकेलते हुए बोली थी। रबिया उसके साथ चल दी। आप लोगों का बहुत एहसान है आंटी। रबिया को अपने घर की मजबूत और महफूज छांव देकर आपने जो एहसान हम पर किया है, इसका बदल तो सिर्फ खुदा ही दे सकता है, तराना कह रही थी। रबिया के कदम दरवाजे पर लम्हा भर के लिए रुके, फिर वो अंदर दाखिल हो गई। एक अरसे से वो अपना माजी एक जुर्म की तरह छुपाती रही थी। हर चंद की इसमें छुपाने वाली कोई बात ना थी। वो अक्सर सोचा करती थी कि उसने और इबाद ने घर वालों से हकीकत छुपाकर अच्छा ना किया था।
वो सब के सब इतने कुशादा दिल लोग थे कि हर बात जानते हुए भी उसे अपने घर में कंधा पेशानी से जगा देते। मुनीसा बेगम ने तराना की बात के जवाब में कुछ भी ना कहा। अनीका सबको लवाजमात के साथ चाय सर्व करने लगी थी। गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर के लिए मौकूफ़ हो गया था। चाय पीकर अब्दुल बारी ने सबसे रुखसत चाही थी। वो किसी ज़रूरी काम के तहत जा रहा था। अलबत्ता तराना का इरादा रात गए तक उन लोगों के पास रुकने का था। अब्दुल बारी के जाने के बाद इबाद भी कुछ देर आराम करने के ख्याल से अपने कमरे में चला गया। मुनीसा बेगम के पास तराना और रबिया ही बैठी रह गई थी। ओह, अचानक ही तराना को कुछ याद आया था। मेरा एक बैग ड्राइंग रूम में रखा है, उसमें सिर्फ तुम्हारी कुछ अमानतें हैं। मैं आज इसी ख्याल से वो साथ ले आई कि वो सब कुछ जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक है तुम्हें सौंप दिया जाए। ये ज़िंदगी तो कदम कदम पर हमें जुदा कर देती है, जाने कल हम दोनों फिर कहाँ हों। रबिया ने कदरे हैरानी से तराना को देखा। भूल गई? तराना मुस्कुराई। जब तुम लाहौर आई थी तब तुमने अपना कुछ सामान मेरे पास अमानतन रखवाया था। फिर इबाद भाई के साथ जाने के लिए जब तुम घर से निकली तो उजलत में सभी कुछ मेरे पास भूल गई। अब ज़रा ड्राइंग रूम से वो बैग उठा कर ले आओ, मैं आंटी के सामने तुम्हारा सामान तुम्हारे हवाले कर दूँ। तराना इत्मीनान से बैठते हुए बोली। रबिया मुतरद्दद सी होकर उठी। मुनीसा बेगम की तबीयत के पेश नज़र वो उन्हें कोई टेंशन देना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बात की मतबनी भी थी कि उन्हें अपने मुतालिक हर बात से आगाह कर दे। मुनीसा बेगम से उसका जो दिली रिश्ता इस्तवार हो चुका था वो मतकाजी था कि रबिया अपने और उनके माबैन पड़ा हर पर्दा उठा दे। छोटा सा बैग उठाकर वो कमरे में दाखिल हुई। मुनीसा बेगम के पलंग और तराना की कुर्सी के बीच टेबल पर उसने बैग रख दिया। तुम खुद ही खोलो इसे और अपनी चीज़ें चेक कर लो। तराना बेहद इत्मीनान से बैठी हुई थी। रबिया ने बैग खोलकर उसमें से सामान निकालना शुरू किया। चंद लम्हों के लिए वो खुद भी साकत रह गई थी। एक सुर्ख जोड़ा था, सोने के तारों के काम से मुज़य्यन। काम अब तक काला ना पड़ा था, अलबत्ता चमक ज़रूर मध्यम पड़ गई थी। एक छोटा सा बॉक्स था। रबिया उसे खोले बिना भी जानती थी कि उस बॉक्स में क्या है। फिर भी उसने वो बॉक्स खोला। उसमें तिलाई ज़ेवरात थे, कुंदन के काम का भारी गुलूबंद और झुमके, 2 खूबसूरत कंगन। रबिया साकत उन चीज़ों को घूर रही थी। उसकी पलकों पर मोती चमकने लगे थे। उसे न जाने क्या कुछ याद आया था। अपनी दादी अम्मा, उनके छोटे छोटे संदूक जिनमें से एक पर ताला लगा रहता था, अपना छोटा सा घर जिसके सेहन में हार सिंगार का दरख्त अपनी महक फैलाए रखता था, अपना मोहल्ला, मोहल्ले के पुरखलूस लोग, अपनी सहेलियाँ, अपना कॉलेज, अपना बचपन, अपनी मासूमियत। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए, जैसे तस्बीह के दाने एक के बाद एक गिरते हों। दफतन वो बुरी तरह से चौंकी थी। उसने मुनीसा बेगम को उन चीज़ों के पास खड़ा देखा। वो दीवानों की तरह उन्हें उठा उठा कर देख रही थी। उनका चेहरा किसी दीवाने का चेहरा महसूस होता था। उनके अंदाज में हद दर्जा वहशत थी। ये सब कुछ रबिया का है आंटी। तराना भी कदरे घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, वो चिल्लाई, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। फिर वो दीवानों की तरह रबिया की जानिब बढ़ी। ये भी मेरी है। वो रबिया को खुद से भींच कर चिल्लाई, ये भी मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी बेटी, ओह मेरी बेटी। इबाद और अनीका घबराए हुए अंदाज में कमरे में दाखिल हुए थे। अम्मी अम्मी, इबाद उनकी जानिब बढ़ा। तब तक वो रबिया के बाजुओं में झूल चुकी थी। मेरा नाम मोना था, मोना जोसेफ। मैं क्रिश्चियन फैमिली का हिस्सा थी। मुझे अपना बचपन कुछ कुछ याद है। मेरी माँ एक मिडवाइफ थी, बाप एक शराबी। मेरी माँ जो कुछ कमाती थी मेरे बाप के नशे की नज़र हो जाया करता था। माँ बीमार रहती थी। मेरे बाप का दुख उसे अंदर ही अंदर खोखला करता चला गया। उसे टीबी हो गई। उसे अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा था, इसलिए उसे मेरे मुस्तकबिल की फ़िक्र सताने लगी। उसने मुझे नर्सिंग स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। खुद ज़िंदगी की गाड़ी को अपना पूरा जोर लगाकर खींचती रही। मैं नर्स बन गई और मुझे एक चैरिटी अस्पताल में नौकरी मिल गई। दूसरे दिन ही मेरी माँ उसी अस्पताल के एक बिस्तर पर गहरी नींद सो गई, कभी ना उठने के लिए। मेरे ऊपर उस हादसे का गहरा असर पड़ा, लेकिन मेरे बाप पर उसका कोई असर ना हुआ। उसके लिए कमाने वाले 2 ताज़ा दम हाथ मैदान अमल में उतर चुके थे। ज़िंदगी यूं ही बेदिली से गुजर रही थी। तब एक रोज़ कुछ ज़ख्मियों को अस्पताल लाया गया। वो लोग किसी दुश्वार गुजार रास्ते से गुजर रहे थे कि उनकी बस गहरे खड्ड में जा गिरी थी। उन्हीं बच जाने वाले ज़ख्मियों में से एक अहमद जहां ज़ेब था, एक खूबरू जवान जो अपने आबाई शहर से बहुत दूर किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम करने हमारे इलाके में आया हुआ था। उसकी बस के साथ हादसा पेश आ गया और यूं वो अस्पताल लाया गया। शायद किस्मत ने जिन्हें जुदा करना हो और जिन्हें मिलाना हो, उनके लिए ही हादसे तश्कील पाते हैं। तो मैं जो कि अस्पताल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, अहमद जहां ज़ेब को भा गई।
نہ جانے اسے میری کیا بات پسند آئی۔ میرے نقش بہت خوبصورت تھے لیکن میرا رنگ سانولا تھا، جبکہ وہ گورا چٹا یونانی دیوتاؤں کا سا حسن رکھنے والا ایک خاندانی آدمی تھا۔ وہ 1.5 ماہ ہاسپٹلائز رہا اور اس 1.5 ماہ میں ہم دونوں نے نظروں ہی نظروں میں وفا کے تمام عہد و پیمان اٹھا لیے۔ جس روز اسے چھٹی ملی اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے اپنے باپ کو محض ایک رسمی سی اطلاع دی کہ میں مسلمان ہو رہی ہوں اور ایک مسلمان نوجوان سے شادی کر رہی ہوں۔ اس دن میرا باپ بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، مجھے میری مری ہوئی ماں کے واسطے دیے۔ لیکن احمد جہاں زیب کی محبت ایک مقناطیس تھی اور میرا وجود ایک بے بس لوہے کا ٹکڑا۔ میں نے اپنے باپ کی ایک نہ سنی۔ احمد جہاں زیب اور میں نے شادی کر لی۔ میری ماں نے میرے لیے شادی کا جوڑا بنا کر رکھا ہوا تھا، سفید لیس دار فراق۔ میں نے اپنی شادی کے دن وہی جوڑا پہنا۔ ہماری شادی مسجد میں ہوئی تھی جہاں پہلے میں نے اسلام قبول کیا، پھر ہمارا نکاح ہوا۔ جوزف فرنانڈس مسجد کے باہر بیٹھا روتا رہا اور مجھے اور احمد جہاں زیب کو بد دعائیں دیتا رہا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ شاید اس دن میرے باپ کی کسی بد دعا نے میرا تعقب شروع کیا تھا اور تا دیر میرے تعقب میں رہی، تا دیر میرے اور میری خوشیوں کی راہ میں حائل رہی۔ خیر، میں بتا رہی تھی کہ میں مونا جوزف سے منیسا احمد بن کر وقتی طور پر بہت خوش تھی۔ احمد جہاں زیب میرے چھوٹے سے شہر سے بھی دور دراز ایک پہاڑی علاقے میں ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا شادی کے بعد بتایا۔ اس نے بتایا کہ دنیا میں اس کے خونی رشتوں میں صرف اس کی ماں اور اس کی ایک بہن ہے۔ بہن شادی شدہ ہے اور ماں اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ جب سے اس کا ٹرانسفر دور دراز کے علاقے میں ہوا، ماں اکیلی ہو گئی۔ اسے اکیلا پن برا لگنے لگا۔ تب اپنی بیٹی بلقیس کے اصرار پر دونوں ماں بیٹی نے مل کر احمد جہاں زیب کی منگنی بلقیس بانو کی نند مینا بیگم سے کر دی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی، افسوس بھی ہوا۔ مجھے علم نہ تھا کہ وہ ایک منگنی شدہ شخص ہے، ورنہ شاید میرا فیصلہ مختلف ہوتا۔ احمد جہاں زیب نے نوکری سے چھٹی لے لی۔ وہ مجھے اپنے شہر لے آیا جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ ان دنوں اس کی بہن بھی اپنی ماں کے پاس آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں احمد جہاں زیب کے لیے سخت پریشان تھی کیونکہ دوران علالت اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے ارادوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ مجھے اب تک وہ دن یاد ہے۔ میں احمد جہاں زیب سے پیچھے کھڑی تھی۔ بلقیس بانو اور اماں دونوں احمد سے لپٹ کر رو رہی تھیں، اسے پیار کر رہی تھیں، اس پر صدقے واری ہو رہی تھیں۔ تب اچانک ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں آج تک اپنے آپ میں ان نظروں سے خوفزدہ رہتی ہوں۔ وہ نظریں وہ تلوار تھیں، وہ آری تھیں جو میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھیں۔ ان میں اتنی نفرت تھی کہ اب تک اس نفرت کا سوچ کر میرا دل لرز کر رہ جاتا ہے۔ ان میں اتنی تپش تھی کہ اس تپش کو آج اتنے سالوں بعد بھی میں اپنے رخساروں پر دہکتا محسوس کرتی ہوں۔ یہ کون ہے؟ اماں نے اسی تپش زدہ لہجے میں پوچھا۔ میری مسیحا، وہ مسکرایا۔ میری بیوی منیسا، میں نے اپنے خطوط میں اسی کا ذکر کیا تھا۔ بلقیس بانو نے اپنا سر پیٹنا اور بین کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح احمد کی ماں نے بھی میرا استقبال اسی انداز میں کیا۔ وہ دونوں اس طرح رو رہی تھیں جیسے کسی کا انتقال ہو گیا ہو۔ میں ان کے انداز سے سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ احمد نے بہت مشکلوں سے انہیں خاموش کرایا، ان کی منت سماجت کی، ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کے پیر پکڑے۔ اماں اندر سے تو راضی نہیں تھی لیکن احمد کی منت سماجت سے خاموش ضرور ہو گئیں۔ تاہم بلقیس بانو خاموش بھی نہ ہوئیں۔ وہ چیخ چیخ کر مجھے برا بھلا کہتی رہیں۔ میرے پچھلے مذہب کو وہ میرا ناقابل معافی جرم گردان رہی تھیں۔ ان کے لیے میں جیسے ایک نجس ناپاک شے تھی جسے وہ کسی طور قبول نہ کر سکتی تھی۔ کتنا سمجھایا تھا اماں، کتنا سمجھایا تھا میں نے آپ کو، لیکن آپ کو اپنے بیٹے پر بہت بھروسہ تھا۔ وہ جاتے جاتے اماں سے بولی، دیکھ لیں، میری زندگی برباد کر ڈالی آپ کے بیٹے نے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں مینا اور منور مجھے معاف کر دیں گے؟ کبھی نہیں۔ منور میری زندگی عذاب بنا دے گا میرے لیے۔ وہ آنسو پہنچتی باہر کی جانب بڑھیں، پھر لمحہ بھر کے لیے میرے قریب رکیں۔ کل موہی کلوٹی کیا پڑھ کر پھونکا تو نے میرے معصوم بھائی پر؟ جادوگرنی، ہمیں برباد کر کے تو بھی خوش نہ رہے گی۔ یہ دوسرے شخص کی بد دعا تھی میرے لیے، پہلے میرا باپ اور پھر ساس اور نند۔ میرے دل کو اندیشوں اور وسوسوں کی آندھی نے گھیر لیا۔ زندگی بہر طور شروع ہوئی۔ جہاں زیب کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ڈپارٹمنٹ اتنی چھٹیاں برداشت نہ کر پایا۔ گھر میں مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ ادھر بلقیس کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ منور امین نے بلقیس بانو کو ہمارے جرم کی سزا دینا شروع کر دی۔ مینا نے زہر کھا کر زندگی ختم کرنے کی کوشش کی، تاہم اسے بچا لیا گیا۔ میرے لیے یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا کہ مینا احمد جہاں زیب کو دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی۔
कुछ दिन और निकले। मैंने अहमद जहां ज़ेब से नौकरी की इजाज़त मांगी। उसने कदरे रद्दोगद के बाद मेरी बात मान ली। मैंने एक मुकामी अस्पताल में नौकरी कर ली। वहाँ मेरी मुलाकात रॉबर्ट से हुई। रॉबर्ट मेरी रिश्ते की एक खाला का बेटा था। पूरी दुनिया में वो वाहिद शख्स था जिसका मेरी आन जहानी माँ से कोई ताल्लुक़ बनता था। मुझे रॉबर्ट से मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही ये खुशी एक नाकाबिले बयान उलझन में बदल गई। रॉबर्ट मेरे घर आने जाने लगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसे मना भी ना कर पाई। शायद मेरी इसी खामोशी से मेरी बदकिस्मती का आगाज़ हुआ। मुझे इल्म ना हो पाया कि अहमद जहां ज़ेब के दिल में किस वक्त मेरी जानिब से बदगुमानी ने जन्म लिया। उसने मुझसे कुछ ना कहा, कुछ ना पूछा, हत्ता कि उसकी आंखों का रंग भी ना बदला। वो जैसा था वैसा ही रहा। रॉबर्ट कुछ दिनों के लिए मेरे आबाई शहर गया। वहाँ से वापसी पर उसने मुझे बताया कि मेरे बाप की हालत कुत्ते से भी बदतर है। वो शहर से दूर एक झोंपड़े में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें सिर्फ इस उम्मीद पर थामे हुए है कि मैं एक मरतबा उससे मिल जाऊँ। मैं ये सब कुछ सुनकर रह ना पाई। अहमद से सरसरी सी इजाज़त लेकर मैं रॉबर्ट के साथ अपने बाप से मिलने चल दी। मैं एक नौ मुस्लिम थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं इस तरह एक गैर मर्द के साथ बिला ज़रूरत सफ़र नहीं कर सकती थी, वो भी कई दिन का सफ़र। लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं रोका, हत्ता कि अहमद ने भी नहीं। मैं बाप के पास पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। वो मुझे माफ़ किए बिना बहुत दूर जा चुका था। उसे दफनाया जा चुका था। मैं उसकी कब्र पर 2 आंसू बहाकर वापसी के लिए रवाना हो गई। घर पहुंची तो एक हैरत अंगेज़ दिल को दहला देने वाला इंकशाफ मेरा मुंतज़िर था। अहमद मुझे छोड़कर परदेश चला गया था, एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, मुझे कुछ भी बताए बगैर, मुझसे मिले बगैर। वो ऐसा कैसे कर सकता था? सोच सोच कर मैं पागल हो गई, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथ ना आया। आखिर वो अचानक तो नहीं गया था। उसने कोई प्लानिंग की होगी, कहीं अप्लाई किया होगा, कोई तयशुदा प्रोग्राम होगा जिस पर अमल दरामद किया गया था। लेकिन मेरी इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। बल्किस बानो तो मेरी सूरत से नफ़रत करती थी। अम्मा की बेनियाजी भी अपने अरूज पर थी। मैं ना जिंदों में रही थी ना मुर्दों में। मारे बांधे नौकरी पर जाती थी, वापसी पर पूरे घर का काम करती थी, फिर भी कोई मुझसे खुश ना था। मुझे किसी की खुशी से गर्ज ना थी सिवाय अहमद जहां ज़ेब के। लेकिन उस जालिम ने तो मुझे अपना कोई फ़ोन नंबर, कोई अता पता तक ना दिया था जिस पर मैं उससे राब्ता करती। फिर मेरे अंदर खुशी की एक कौंपल फूटी। अहमद जहां ज़ेब से जान गसल जुदाई का 21वां रोज़ था। मैंने एक शख्स होने पर इसकी तस्दीक चाही। अस्पताल में दौरान ड्यूटी ही मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे कदम ज़मीन पर ना टिकते थे। मैं खुशी से मोरनी बनना चाहती थी। मैं अहमद को ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन कैसे? मैं घर पहुंची, अम्मा को बताया। उनका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। वो खौफज़दा नज़रों से मुझे देखने लगी। मुझे उनकी कैफियत समझ में ना आई। मैंने उनसे अहमद का पता या फ़ोन नंबर मांगा। उनके कदमों में झुक गई, लेकिन उनका एक ही जवाब था। उन्हें भी मेरी तरह कुछ इल्म ना था। हालांकि मैं जानती थी कि उनका अहमद से फ़ोन पर राब्ता है। अक्सर पड़ोस से बच्चा उन्हें बुलाने आता था। अहमद हर दूसरे दिन उन्हें फ़ोन करता था। मुझे अहमद के रवैये पर हैरत कम और अफसोस ज़्यादा होता था। उसने जैसे मेरी ज़िंदगी के साथ एक बेरहम खेल खेला था। उसने मुझे एक दलदल से निकालकर एक सहरा में ला खड़ा किया था। मैंने खुद को तकदीर के आगे सरनिगूं कर दिया। हालात से समझौता करके मैं बिल्कुल खामोश हो गई। दिन गुजरते गए। मैं उस घर में तन्हाई और अम्मा की बेनियाजी और बेमहरी के साथ जीती रही, हत्ता कि मेरी डिलीवरी का महीना आ पहुंचा। तब अचानक न जाने क्या हुआ, अम्मा और बल्किस बानो का रवैया बिल्कुल तब्दील हो गया। वो दोनों मेरे आगे पीछे फिरने लगीं, मुझसे अपने साबका रवैये की माफ़ी चाहने लगीं। साथ ही साथ वो मुझे दिलासे देने लगी कि बच्चे की पैदाइश पर वो ज़रूर किसी न किसी तरह अहमद को इतला भिजवाएंगी और वह ज़रूर आएगा। मैंने समझा कि तकदीर की बेमहरी ख़त्म हुई, आजमाइश ख़त्म हुई। अच्छे दिन की आस में जीती थी, आ गए। क्या खबर थी कि यहाँ से एक नया इम्तिहान, नई आजमाइश का आगाज़ होना चाहता है। अम्मा और बल्किस बानो मुझे बहला फुसलाकर एक दूर अफ्तादा इलाके में बने अस्पताल में ले आईं, जहाँ उनके बकौल अहमद की पैदाइश हुई थी, और वो चाहती थी कि अहमद का बच्चा भी उसी अस्पताल में जन्म ले। न जाने क्यों मुझे उनकी बात पर यकीन ना था। मेरे दिल में एक खटका सा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, और फिर वो अनहोनी होकर रही। दर्द-ए-ज़ह से पहले ही मुझे इंजेक्शन के ज़रिए बेहोश कर दिया गया, और जब मुझे होश आया, मेरी कोख खाली थी, मेरे हाथ खाली थे, मेरा दिल खाली था। ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवरी अमल में लाई जा चुकी थी। मेरे पास वहाँ कोई ना था, ना अम्मा, ना बल्किस बानो, ना मेरा बच्चा। मैं बहुत रोई पीटी, बहुत शोर मचाया,
लेकिन सबके मुंह पैसे देकर बंद किए जा चुके थे। पूरा अमला बैक जुबान कह रहा था कि मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था, जिसे दफनाकर उसकी दादी और फूफी वहाँ से चली गई थी। जाने से कबल वो एक लिफाफा मेरे लिए दे गई थी। मैंने लिफाफा चाक किया और मुझे इल्म हुआ कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। उसमें अहमद जहां ज़ैब का तहरीर किया हुआ तलाकनामा था। क्यों, किस लिए, किस जुर्म की सज़ा? मेरे सवालों का जवाब देने के लिए वहाँ कोई ना था। तलाकनामे पर लिखी तारीख 8 माह पुरानी थी। गोया 8 माह कबल उसने मुझे तलाक भिजवा दी थी, जिसे मुझसे पोशीदा रखा गया। ये एक गुत्थी थी जिसे मेरे लिए छोड़ दिया गया था। मैं दिन रात रोती और उसे सुलझाने की कोशिश करती। अस्पताल के कमरे में रखे अटैची केस में मेरे सारे कपड़े और मेरा सब साजो सामान मौजूद था। गोया वो मुझे हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कहने के लिए ही वहाँ लाई थी। ऑपरेशन के 5वें दिन मुझे फारिग कर दिया गया। अस्पताल के अखराजात की अदायगी की जा चुकी थी। मेरे महर की रकम भी मुझे अटैची केस में मिल गई थी। लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए था। मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा ज़िंदा है, जिसे पूरे 9 माह मैंने अपने पेट पर हाथ फेर फेर कर महसूस किया था, जिसकी कोमल अंगड़ाइयों को अपने अंदर समेटे रखा था, जिसके साथ पैरों छोटी छोटी बातें की थी। उसके बाप की जफाओं की सारी शिकायतें मैं उसी से किया करती थी। उस बच्चे को मैंने एक नज़र तक ना देखा। मैंने उसकी नरम हथेलियों को चूमा तक नहीं। मैंने उसके माथे पर बोसा तक ना दिया। मैंने उसके नरम वजूद की खुशबू को, उसके लम्स की गर्मी को अपनी रूह में उतरता महसूस ना किया। मुझसे ज़्यादा तही दामा, मुझसे ज़्यादा उजाड़ और वीरान पूरी दुनिया में कोई ना था। रोती बिलखती सिसकती मैं अपना ज़ख्मी वजूद लेकर एक लंबा सफ़र तय करके सिर्फ अपना बच्चा वापस लेने के लिए घर पहुंची, तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मकीन वो घर बेचकर जा चुके हैं। मैं पूरी दुनिया में अकेली थी। बहर तोड़ सांस की डोर बंधी रहे तो बंदा बशर ढीठ बनकर हर मुश्किल झेल जाता है। मैं अस्पताल चली आई। एक गहरी जामिद खामोशी के साथ मैंने ज़िंदगी काटना शुरू की। अहमद जहाँ से कौन था मैं भूल गई। मैं हमेशा हमेशा के लिए भूल गई। लेकिन एक नन्हे वजूद के बिलकने की आवाज़ मुझे नींद में चौंका दिया करती थी। पूरा 1.5 माह मेरी कमीज़ मेरे सीने पर भीगती रही और मेरे आंसुओं से मेरा दामन तर होता रहा। मेरा आंचल गीला ही रहता था। मेरे दिल का खून मेरे जिगर का लहू दूध बनकर छाती से बहता था, आंसू बनकर आंखों से बहता था। और मैं ना चाहते हुए भी अम्मा और बल्कीस को हमेशा प्यासा रहने की बद्दुआ देती थी। फिर मैं कराची चली आई। मैं एक हंगामा खैर ज़िंदगी का हिस्सा बनकर उस रोने की आवाज़ को फरामोश करना चाहती थी जो मेरी रातों की बेख्वाबी का सबब थी। कराची में खुशकिस्मती से एक अच्छे अस्पताल में मुझे नौकरी मिल गई। वहाँ मेरी मुलाकात मोहसिन अली साहब से हुई। वो एक अजहद शरीफुन नफ्स और बेतहाशा अच्छे इंसान थे। चंद माह कबल उनकी बीवी एक बच्ची को जन्म देकर इंतकाल कर गई थी। उस बच्ची से पहले भी उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। मेरी दास्तान गम ने मोहसिन साहब के कल्ब पर गहरा असर किया। उन्होंने सीधे स्वभाव मुझसे अपनी ज़िंदगी में शामिल हो जाने के लिए कहा ताकि मेरी ममता को करार मिल सके और उनके बच्चों को माँ का प्यार और उनके घर को एक निगरान। सो इस तरह एक बच्चा खोकर मुझे 3 बच्चे मिल गए। चंद माह की अनीका, 2 साल का इबाद और 3.5 साल की शहला। मैंने अपने बच्चों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी हकीकी माँ नहीं हूँ, लेकिन कभी उनसे ये हकीकत छुपाने की कोशिश भी नहीं की। और मेरे बच्चों ने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी हकीकी माँ नहीं हूँ, और हमेशा मुझे ये बात भुलाने की कोशिश करते रहे। मैं ये बात भूल गई। मैं भूल गई कि ये मेरे अपने वजूद का हिस्सा नहीं। लेकिन मैं वो आवाज़ नहीं भूल पाई जो मैंने हालत बेहोशी में सुनी। मैं उन नन्हे हाथों का लम्स ना भूल सकी जो मेरे अंदर अंगड़ाइयाँ लेते थे। मेरी बेख्वाबी में कमी ज़रूर आ गई, लेकिन अब भी अक्सर रात को आंख बेवजह ही खुल जाती है। लेकिन अब जो सुकून की नींद सोऊंगी तो शायद रोज़े क़यामत ही जागूं। मुनीसा बेगम की कहानी मुझे मेरे वालिद मुनव्वर अमीन ने बिस्तर मर्ग पर सुनाई। यूँ तो मरते दम तक उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ ना किया। उन्होंने किसी से भी माफ़ी मांगना पसंद ना की, लेकिन उनकी आंखों में मौत का बेतहाशा खौफ चीख चीख कर कहता था कि उन्हें अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी हर वक्त एक फ़िल्म की मानिंद चलती नज़र आती है। वो मरने से सख्त खौफसदा थे और उनकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर थी। ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने सारी ज़िंदगी हकूकुल इबाद को जी भर कर मलिया मेट किया हो, जिन्होंने दूसरों की बद्दुआएं समेटी हों, दूसरों को लहू रंग आंसू रुलाए हों। मेरे वालिद एक ऐसे ही इंसान थे। न जाने क्यों मरने से चंद घंटे कबल उन्होंने बिना मेरे कुछ पूछे मुझे ये कहानी सुनाई। शायद उन्हें इदराक हो चुका था कि गलतियों की माफ़ी ना सही
غلطیوں کا اعتراف بھی بہرحال ایک اہمیت کا حامل ہے۔ میرے ماموں احمد جہاں زیب ایک خوبصورت فنکارانہ مزاج کے حامل شخص تھے۔ انہیں بتائے بغیر میری امی نے میری نانی کو رضامند کر کے مینا پھپھو سے جہاں زیب ماموں کی منگنی طے کر دی۔ مینا پھپھو نہ صرف یہ کہ واجبی شکل و صورت اور واجبی تعلیم کی حامل تھی، انہوں نے کبھی اپنی شخصیت کو کوئی خوبصورت صفت عطا کرنے کے متعلق بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اچھی صفات سے مبرہ ایک سخت مزاج انا پرور عورت تھی، جو میرے والدین کی شادی کے موقع پر ماموں کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور ماموں کو بلا شرکت گیارے اپنانا انہوں نے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ماموں جب منیسا مامی کو گھر لائے تو تمام افراد پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ کئی تو ایسے بھسم ہوئے کہ کبھی ان پر سبزہ نہ اگ سکا۔ ان میں مینا پھپھو اور میرے والد شامل تھے۔ امی، نانی اور میرے والد نے ایک مشترکہ منصوبہ بنایا، جس کے تحت کسی بھی صورت منیسا مامی کو خاندان کا حصہ نہیں بنانا تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ جہاں زیب ماموں کی نہایت فاحش غلطی تھی، جسے ہر طور درست کرنا تھا۔ ماموں کو دکھانے کے لیے نانی امی نے مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق بے دلی سے منیسا مامی کو گھر میں رکھ لیا۔ انہیں وہ زیور بھی دیا جو انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھا ہوا تھا، اپنا خاندانی عروسی لباس بھی دیا۔ منیسا مامی فطرتاً ایک سادہ اور معصوم خاتون تھیں، وہ اس پر ہی خوش ہو گئیں۔ اب پلاننگ پر باقاعدہ عمل درآمد شروع کیا گیا۔ امی اور نانی عاملوں کے پاس جانے لگیں، ان سے تعویذ لا لا کر جہاں زیب ماموں کو پلائے جاتے تاکہ ان کے دل کو منیسا مامی کی جانب سے بدگمان کیا جا سکے۔ نانی امی چپکے چپکے اندر ہی اندر منیسا مامی کے خلاف ماموں کو بھرا کرتی تھی۔ سوئے اتفاق انہی دنوں مامی کے ایک رشتے کے بھائی جو ایک عیسائی نوجوان تھے مامی کو مل گئے۔ بس یہیں سے ان کی ذات کے خلاف سب سے بڑا ایشو کھڑا کرنے کی بنیاد فراہم ہو گئی۔ امی اور نانی نے ماموں کو باور کرانا شروع کیا کہ منیسا مامی جب مونا جوزف تھیں تب سے ان کے رابرٹ کے ساتھ خفیہ تعلقات تھے۔ انہوں نے کئی جھوٹی قسمیں اٹھائیں، کئی غلط بیانیاں کیں، جن سے حقیقتاً ماموں کا دل مامی کی جانب سے بدگمان ہونے لگا۔ شومئی قسمت سے مامی نوکری بھی کرتی تھی، سو ان کے دن کا بڑا حصہ ماموں اور گھر سے دور گزرتا تھا۔ ماموں نے اپنی بدگمانی مامی پر ظاہر نہ کی۔ انہوں نے اندر ہی اندر اپنے ملک سے باہر جانے کے انتظامات شروع کر دیے۔ وہ پڑھے لکھے قابل نوجوان تھے، جلد ہی ان کے باہر جانے کا بندوبست ہو گیا۔ ایک کمپنی نے انہیں ایگریمنٹ کے تحت بلوا لیا۔ انہی دنوں امی نے رابرٹ کے ساتھ اپنے باپ سے ملنے کی اجازت مانگی۔ ماموں نے انہیں بلا چوں چرا اجازت دے دی اور خود دوسرے ہی دن گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ چاہتے تو مامی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ بھی سکتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے ایسا نہ کیا۔ شاید ان کے دل کے کسی گوشے میں امید کی مدھم سی لو روشن تھی۔ شاید وہ سوچتے تھے کہ منیسا مامی بے قصور بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ منیسا مامی کی جانب سے کسی اعتراف، کسی شکوے، کسی پیار بھری شکایت کے منتظر تھے، لیکن حالات کی چکی میں پستی مامی نے ادھر توجہ نہ کی۔ یوں ان دونوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی خلیج حائل ہو گئی۔ امی اور نانی کا پروگرام تھا کہ وہ مامی کو گھر سے نکال دیں گی اور ماموں سے کہیں گی کہ مونا رابرٹ کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن مامی نے انہیں وہ خوشخبری سنا دی جس پر نانی امی دنگ رہ گئی۔ اب وہ اپنے پروگرام پر عمل نہ کر سکتی تھی۔ نانی امی خاندانی خاتون تھیں، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کا بچہ کسی طور کسی دوسرے کو نہ دے سکتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بچے کی پیدائش تک منیسا مامی کو گھر ہی رکھا جائے۔ ہاں، البتہ ایک کام انہوں نے اور کیا، وہ یہ کہ ماموں کو پورے 1 ماہ بعد اطلاع کی کہ منیسا کو حمل ہو گیا ہے۔ ماموں کے جانے کے پورے 1.5 ماہ بعد اگلے ہفتے ہی مامی کے لیے طلاق نامہ موصول ہو گیا۔ پروگرام کے تحت یہ طلاق نامہ مامی سے چھپایا گیا۔ نانی امی اور امی نے اپنا رویہ مامی سے بالکل تبدیل کر لیا تاکہ انہیں کسی قسم کا شک نہ ہونے پائے۔ میرے والد نے اپنے ایک دیرینہ دوست کے توسط سے ایک ایسے اسپتال کے متعلق معلومات حاصل کی جہاں زیادہ تر ناجائز کام کیے جاتے تھے۔ وہاں کی ڈاکٹر کو ابو نے رشوت دے کر اپنی مرضی کا کام کرنے پر راضی کر لیا۔ یوں میری معصوم مامی کو ان کی زندگی کی ہر خوشی سے محروم کر دیا گیا۔ ابو جان کے پروگرام میں تو یہ بات بھی شامل تھی کہ گھر لا کر ہونے والی بچی کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا جائے گا تاکہ جہاں زیب ماموں ہر جھنجھٹ سے آزاد ہو کر ان کی بہن کے ہو جائیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نانی امی نے اپنے بیٹے کی اولاد یعنی ربیہ کو قتل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بات پر میرے والد اور نانی کے درمیان ٹھن گئی۔ والد کا کہنا تھا کہ بچی کو جیتا جاگتا پا کر جہاں زیب معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ بچی نے نقوش ماں کے اور رنگت اپنے باپ کی لی تھی، جبکہ نانی امی ایک ماں سے اس بے دردی سے اس کی اولاد چھین لینے سے قدرے خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ انہیں واضح سمجھ میں آ رہا تھا کہ بیٹی اور داماد کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں ایسا زہر گھولا ہے
जिसकी तलखी क़यामत तक इस खानदान के हाफजे से महव न होगी। अब्बू के तेवर इस दर्जा खतरनाक थे कि नानी अम्मी उस बच्ची के लिए सख्त खौफज़दा हो गईं। एक रात वो उस बच्ची को लेकर घर से चली गईं। उनकी बहन नवाब शाह के करीब एक नवाही इलाके में रहती थी। नानी अम्मी उनके पास चली गईं। दोनों बहनों की मुश्तरका जायदाद में एक मकान और चंद दुकानें थीं जिनसे वो ज़िंदगी बसर करने के काबिल थीं। यहाँ अम्मी को कुदरत ने सज़ा देने में देर ना की। मुझसे बड़ी बहन तमन्ना, जो उस वक्त 3-4 साल की थी, सख्त बुखार में मुब्तला हुई और चंद रातों में ही अम्मी को औलाद के दुख से रोशनास कर के अल्लाह ताला के पास चली गई। अम्मी के दिल पर उस हादसे का शदीद असर हुआ। उसके बाद वो भी ज़्यादा अरसा ना जी पाईं और अपने गुनाह सवाब का हिसाब किताब लेकर अपने खालिक के रूबरू हाजिर हो गई। न जाने अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामला किया होगा। मेरे वालिद पर किसी हादसे का कोई ख़ास असर ना होता था। उनकी आंखों पर बंधी गफलत की पट्टी क़यामत तक के लिए थी। रोज़े क़यामत उसे फरिश्ते ही खोलेंगे। मेरे वालिद के हाथ इस मोड़ से एक ऐसी ख़जाने की चाबी आ गई जिसको पाकर वो अपनी बीवी और मरी हुई बच्ची को तो क्या, अपनी ज़िंदा औलाद तक को भूल गए। नानी अम्मी के चले जाने से जहाँ ज़ेब मामू के राब्ते का वाहिद ज़रिया मेरे वालिद ही थे, उन्होंने मामू को झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई जिनके मुताबिक मुनीसा मामी तलाक के बाद रॉबर्ट के साथ चली गई थी और नानी अम्मी सख्त बीमार थे और अब्बू उनका इलाज करवा रहे थे। जहाँ ज़ेब मामू पर अपनी ज़िंदगी के उस हादसे का इतना गहरा असर हुआ था कि उन्होंने कभी मुल्क ना लौटने का फ़ैसला किया था। वो अब्बू के अकाउंट में नानी अम्मी के इलाज के लिए पैसे भिजवाते रहे और अब्बू के मुंह को एक कभी ना ख़त्म होने वाली प्यास लग गई। नानी अम्मी ने अब्बू को कई ख़त लिखे और जहाँ ज़ेब मामू का पता और फ़ोन नंबर मांगती रहीं। वो उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती थी। उन्हें सब कुछ बताकर हर जुर्म का एतराफ़ करके वो अपनी रूह पर धरा बोझ उतार फेंकना चाहती थी। अब्बू ने नानी अम्मी को उल्टे सीधे मुगालतों का शिकार कर दिया। कभी वो जहाँ ज़ेब मामू के किसी हादसे में मरने की इतला दे देते तो कभी गुमशुदा करार दे डालते। नानी अम्मी को मरते दम तक शायद इल्म ना हो सका होगा कि जहाँ ज़ेब मामू कहाँ हैं और किस हाल में हैं। जहाँ ज़ेब मामू को जब अब्बू पर शक होने लगा तो उन्होंने अब्बू से 2 टोक बात की। वो फ़ोन पर अपनी वालदा की आवाज़ सुनना चाहते थे। तब अब्बू ने उन्हें बताया कि नानी अम्मी तो 2 साल कबल इंतकाल कर गई हैं और मामू के भिजवाए पैसों से अब्बू ने मकान ख़रीद लिया है। उन्होंने अपने किए के लिए एक रस्मी सी माज़रत कर ली। जहाँ से मामू ने कुछ भी कहे बिना खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया और उसके बाद कभी किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। बरसों गुजर गए। अब्बू मामू की भेजी हुई रकम पर किसी सांप की मानिंद बैठे रहे। तमद्दन भाई चूँकि बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, उन्हें इस मामले से कुछ आगाही थी। अब्बू के बिस्तर पर पड़ जाने के बाद तमद्दन भाई ने अब्बू से वो पैसे मांगने शुरू किए, लेकिन अब्बू एक नफसियाती आर्जे का शिकार हो चुके थे। उन्हें लगता था कि जैसे ही वो रकम ख़त्म होगी अब्बू की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी और जब तक उनके पास वो रकम बाकी है वो ज़िंदगी की गाड़ी को खींचते रहेंगे। उन्हें अपनी ताफुन ज़दा ज़िंदगी हर शय से ज़्यादा प्यारी थी। उन्हें प्यास का आर्जा लाहक था, जो शायद उस नफसियाती गिरा से बेवस्ता कोई बात थी। वो हर वक्त प्यास का शिकार रहते थे। वो खुद पानी पी कर और उन्हें पानी पिलाने वाले पिला कर थक जाते, लेकिन वो प्यास यूं की त्यों रहती। रबिया ने अब्बू की बहुत खिदमत की, इस बात से बेखबर होकर कि अब्बू ने उसकी ज़िंदगी के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ की। अब्बू मरते वक्त रबिया रबिया कह रहे थे। न जाने उनके दिल में क्या था। क्या वो उसको सब कुछ बताना चाहते थे या वो रबिया से माफ़ी मांगना चाहते थे। रबिया के अलावा अगर उनकी ज़ुबान कोई और लफ्ज़ अदा कर पाती तो शायद समझ में आता। अब्बू मर गए। तमद्दन भाई के हाथ कुछ ना आया। उन्हें अब्बू के सामान में भी कुछ ना मिल सका। वो गमो गुस्से से गोया पागल ही हो गए। तब एक दिन मैना भुप्पो खामोशी से सोलत को लेकर चली गई। कुछ दिन बाद खबर मिली कि मैना भुप्पो ने अपने लिए एक घर खरीद लिया है और सोलत के साथ बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये सुनना था कि तमद्दन भाई वहाँ पहुँच गए। उन्होंने खंजर की नोक पर मैना भुप्पो से सब कुछ उगलवा लिया। अब्बू ने मामू के भिजवाए हुए पैसे फिक्स्ड अकाउंट में डलवाए थे, जो इतने अरसे में दुगने तिगने हो चुके थे। अब्बू की वफ़ात से चंद रोज़ कबल फुप्पो ने अब्बू की छुपाई हुई चीज़ों में से बैंक कागजात और चेकबुक निकाल कर छुपा ली थी, ताकि पीछे कोई सुराग बाकी ना रहे। बाद में फुप्पो उस रकम की बिला शिरकत गहरे मालिक बन गई थी। तमद्दन भाई फुप्पो से मुतालबा करने लगे कि वो मकान तमद्दन भाई के नाम लिख दें। फुप्पो ने साफ इनकार कर दिया। तमद्दन भाई के हाथों फुप्पो का कत्ल हो गया। वो खून आलूद खंजर लेकर घर आए और कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। हमारे घर को घेरे में ले लिया गया। तमद्दन भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। तसव्वुर भाई फरार हो गए।
جاتے جاتے انہوں نے مجھے فون کر کے گھر نہ لوٹنے کے لیے کہا۔ میں اس وقت آفس میں تھی۔ میں نے عبدالباری کو سب کچھ بتایا۔ یہ مجھے اپنے گھر لے گئے، لیکن ان کے گھر والوں نے نہ صرف یہ کہ مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیا بلکہ مجھ پر رقیق الزامات بھی عائد کیے۔ عبدالباری الٹے قدموں مجھے وہاں سے لے آئے۔ ہم نے شام کو باری کے ایک دوست کے گھر نکاح کر لیا اور اگلے ہی دن شہر چھوڑ کر کراچی چلے آئے۔ یہاں باری کے ایک دیرینہ دوست اور رشتہ دار کے توسط سے ہمیں گھر بھی میسر آ گیا اور باری کو جلد ہی نوکری بھی مل گئی۔ یوں زندگی قدرے بہتر شکل میں رواں ہو پائی۔ وہاں تمدن بھائی کو عمر قید سزا سنائی گئی۔ تصور بھائی نے سہولت سے نکاح کر لیا۔ یوں ان دونوں کا بھی گھر بس گیا۔ یہ تھی ہمارے گھر کی کہانی، ایک عمر کے لالچ، طمع اور حرص کا انجام، ساری عمر کی پیاس اور خالی ہاتھ روان کی میرے باپ کا مقدر۔ تشنہ خواہشات کو اپنے خون سے سیراب کر کے ہمیشہ کی نیند سو جانا پھپھو کی قسمت اور کھنکتے سکوں کی جھنکار سننے کے شوق میں ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں سے نبرت آزما تمدن بھائی کا نصیب ٹھہرا۔ ماں، ماں، اس کے لب دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے اور بند پلکوں سے آنسو رواں تھے۔ اپنا سر اپنی ماں کے سینے پر دھرے وہ محض اسی لفظ کی تکرار کیے جاتی تھی، میری بچی، میری بیٹی، میری زندگی۔ وہ اسے بازوؤں کے حصار میں لیے ایک عمر کی تشنگی کو قطرہ قطرہ سیراب کر رہی تھی۔ عباد، انیکا، ترانہ اور عبدالباری ساکت بیٹھے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ زندگی اتنے رنگ بھی بدل سکتی ہے، یقین کرنا مشکل تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا نظروں کے سامنے تھا۔ جب آنکھ کھلی تو میری کوکھ خالی تھی ربیہ، میرے ہاتھ خالی تھے، میرا دل خالی تھا۔ وہ انہی الفاظ کی تکرار کیے جاتی تھی، آج میں آپ کے پاس ہوں امی، آپ کے سینے سے لگی ہوئی ہوں۔ ربیہ نے ان کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے دیوانگی سے اس کے ہاتھ کو بوسے دیے۔ اسی لیے چوما کرتی تھی ان ہاتھوں کو میں۔ انہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اپنے اندر پھیلتی وہ ننھی انگڑائیاں یاد آیا کرتی تھیں۔ محبت کبھی جھوٹ نہیں بولتی، عباد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں اسی لیے ربیہ سے سچی محبت محسوس ہوتی تھی۔ یہ تو واقعی ہماری ننھی سی بہن نکلی۔ کیسے کیسے انجام دیکھے ہیں میں نے۔ ترانہ اداسی سے مسکرائی۔ نفرتوں کے انجام اور محبتوں کے انجام، کیسا عظیم الشان فرق ہے۔ گھر پہنچ کر سب سے مل کر پھر کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر وہ چپ چاپ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ ٹیکسی والے کو مطلوبہ مقام بتا کر وہ پورا رستہ خاموش بیٹھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو گنتی رہی۔ ٹیکسی رکی تو وہ باہر نکلی۔ اس کے سامنے واقع اس بلند و بالا عمارت کی تیسری منزل پر اس کا گھر تھا۔ سر اٹھائے وہ کچھ دیر اپنے گھر کی بالکنی کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر یکایک اسے خود پر کنٹرول نہ رہا تھا، وہ اندر کی جانب بھاگی۔ عمارت میں لفٹ موجود تھی، لیکن اس نے سیڑھیوں کا انتخاب کیا۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی وہ چند منٹوں میں اپنے گھر کے دروازے پر جا پہنچی تھی۔ اس نے چیک نہیں کیا کہ دروازہ لاک تھا یا نہیں۔ اس نے بیل پر انگلی رکھ دی۔ اندر بیل کی آواز گونجی اور تواتر سے بجتی چلی گئی۔ 1 منٹ کے وقفے سے دروازہ کھل گیا۔ ایکان ساکت رہ گئی۔ وہ سامنے کھڑا تھا جیسے کوئی برسوں کا بیمار، بڑی ہوئی شیو، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، سرد رنگت، ملگجے کپڑے۔ عاشر بھی اسے دیکھ کر اسی کی طرح سکتے کی حالت میں تھا۔ کتنے ہی پل یوں گزرے تھے، پھر نہ جانے عاشر کو کیا ہوا، اس نے زور سے دروازہ بند کرنا چاہا۔ اگلے ہی لمحے ایکان نے اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھ دیا۔ اس کے لبوں سے چیخ تو کیا کرہ تک نہ نکلی تھی۔ عاشر نے فوری دروازہ کھول دیا اور بے اختیار ہی اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی انگلیاں بری طرح سے مجروح ہوئی تھیں۔ شدت درد سے انگلیاں ہتھیلی نیلی پڑ گئی تھیں، پوریں بالکل سفید ہو رہی تھیں۔ خود اس کا چہرہ اپنی رنگت کھو بیٹھا تھا۔ پاگل ہو؟ وہ گررایا۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لب لرز رہے تھے۔ جانتا ہوں، وہ نظریں چرا کر بولا، اچھی طرح جان گیا ہوں۔ پھر ایک پاگل کو سزا دیتے رہے۔ خود ساختہ پاگل پن قابل معافی نہیں ہوتا، وہ بے رخی سے بولا۔ پھر یہ خود ساختہ نظر بندی کیوں؟ خود ساختہ ترک دنیا یہ کیوں؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی دونوں کو احساس ہوا تھا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ گھر کے اندر تک آ گئے تھے۔ عاشر نے احساس ہوتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اس کی جانب پشت کر لی۔ میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ اسی بے رخی سے بولا۔ ایکان دھیرے سے مسکرائی۔ وہ بے رخی سے پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور اس کی پشت پر سر رکھ کر دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر دیے۔ اب تم میرے سامنے نہیں ہو، اب جواب دو۔ تم، اس کے بدن میں جیسے کرنٹ دوڑا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔
मैं माफ़ी नहीं, अपना हक मांगने आई हूँ। तुम अपने हकूक़ मेरे मुंह पर मार चुकी हो, वो तल्ख़ अंदाज में बोला। अपने गिर्द हमायल उसके बाजुओं को सख्ती से झटक देने की ख्वाहिश सर उठाकर फिर सर गिरा चुकी थी, दम तोड़ चुकी थी। वो खुद को बेबस पंछी महसूस कर रहा था। एक आन की बेखुद मोहब्बत जाल की तरह उसके गिर्द फैली हुई थी। मैं आ गई हूँ आशिर, और अभी तो शाम भी नहीं हुई। मुझे भूला हुआ मत कहो, मुझे बुरा भला मत कहो। मैं सब कुछ सुनूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ अपनी मोहब्बत दो मुझे, जो तुमने सारी दुनिया से बचाकर सिर्फ मेरे लिए रखी है। उस मोहब्बत पर मेरा ऐसा ही हक है जैसा मेरे वजूद पर तुम्हारा हक है। प्लीज़ आशिर। वो उसकी पुश्त पर से घूमकर उसके सामने आ गई। आशिर के लिए मज़ीद मुदाफ़त मुमकिन ना रही थी। दरिया सारे बंध तोड़ चुका था। मोहब्बत और आंसू साथ साथ बह रहे थे। ये हो गया मुकम्मल। उसने पीला नेट का खूबसूरत दुपट्टा नायमा के ऊपर डाल दिया। हरे गोटे का नहायत नफीस और बारीक काम पूरे दुपट्टे पर फैला हुआ था। ये वर्दा की पूरे 1 माह की मेहनत का फल था। ऐसा दुपट्टा किसी दुल्हन का ना होगा, याद रखना। उसने नायमा पर रौब जमाया। वाकई बहुत हसीन लग रहा है। उसकी नज़रों में भी तहसीन उभरी, फिर अगले ही पल मादूम हो गई। करीब आते लम्हों का ख्याल बहुत जांगुसल था। शादी की रात से कब्र की रात तक तुम रोओगी, याद रखना। एक वार्निंग उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा देती थी। क्या बात है? वर्दा ने गौर से उसका चेहरा देखा। कुछ नहीं, उसने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया। इतनी उदास क्यों हो रही हो? आपको क्या पता घर से इतना दूर जाना कितना मुश्किल लगता है, उसने बात बनाई। आप तो अंदाज़ा ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो मुस्कुराई। मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए? जी नहीं, वो जल्दी से बोली। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था आप तो शादी होकर भी यहीं रहेंगी। यहाँ बाजू में तो ससुराल है आपका। वर्दा संजीदा सी हो गई थी। उसी लम्हे राबिया बेगम तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर खुशी और अंदाज में बेहद गर्मजोशी थी। वर्दा, वो बेसाख्तगी में कुछ कहते कहते रुक गई, जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। जी अम्मी, वो उठ खड़ी हुई। कहिए। राबिया बेगम ने तजब्ज़ब से उसका चेहरा देखा, जैसे उन्हें उसकी जानिब से किसी किस्म का कोई खदशा हो। कहिए अम्मी, क्या बात है? वर्दा कुछ हैरान हुई। बेटा, अभी अज़रा के पास से आ रही हूँ मैं, उन्होंने बुलवाया था। जी? उसने माँ का चेहरा देखा, जिस पर चिराग से रोशन थे। राफे ने उनसे बात की है। वो चाहता है कि परसों नाइमा और सानिया की मेहंदी के मौका पर तुम्हारा और राफे का निकाह हो जाए, और शादी के दिन रुखसती। वर्दा साकत खड़ी रह गई। उसकी स्याह आंखों में हैरानी के समंदर उमड़ आए। वो एकटुक माँ का चेहरा देख रही थी। हैरान और कदरे खुश और पुरजोश सी नाइमा भी उसके अकब में आ खड़ी हुई। बोलो वर्दा, मैं उन्हें क्या कहूँ? उन्होंने बेताबी से पूछा। नहीं अम्मी, वो सरगोशी में बोली। ये नहीं हो सकता। राबिया बेगम का चेहरा बुझ गया। नाइमा ने हैरानी से बहन को देखा था। लेकिन वर्दा, उन्होंने कदरे रुक रुक कर कहना चाहा। आप भूल गई अम्मी, आपने मुझे ये फ़ैसला करने का इख्तियार दिया था, वो रोहासे अंदाज में बोली। नहीं, राबिया बेगम कदरे तासुफ से बोली। मुझे अपना कहा याद है वर्दा, जैसा तुम कहो। फिर उन्हें इनकार कर दे, मैं राफे से शादी नहीं करना चाहती, वो 2 टोक अंदाज में बोली। रबिया प्यास लगी है। दादी कहाँ हैं आप? हद्दे निगाह तक फैले हुए सहरा में चमकती धूप जैसे आंखें ही बेजान किए दे रही थी। रबिया, दुख में डूबी आवाज़ किसी टीले के पीछे से आई थी। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। रबिया अंधों की मानिंद आगे बढ़ी। धूप की शिद्दत नेज़ों की सूरत जिस्म के आर पार हुई जाती थी। रबिया हाथ फैलाए आगे बढ़ती रही। यहाँ गर्मी है रबिया, अंधेरा है, प्यास है। आवाज़ में बला की हसरत और पछतावे थे। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ दादी। मैं रोशनी किए देती हूँ, आप मेरा इंतज़ार तो करें। रबिया दीवानों की मानिंद भागने लगी। रोशनी ला दो रबिया, ज़रा सी रोशनी, ज़रा सा पानी। आवाज़ मद्धम होने लगी। आसमान पर आग बरसाता सूरज गायब होने लगा। हर तरफ खामोशी, सन्नाटा और अंधेरा फैल गया। रबिया की बंद पलकों में धीरे धीरे जुम्बिश हुई। उसने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। माथे पर कतरों की सूरत उभरते पसीने और जिस्म में घटते बढ़ते तनफ़्फ़ुस के दबाव को महसूस किया। फिर गहरी सांस लेते हुए यकदम वो उठ बैठी। उसका पूरा जिस्म धीरे धीरे कांप रहा था। ठंडी हथेलियाँ चेहरे पर फेरते हुए उसने खुद को जमा करने की कोशिश की। वो ख्वाब पूरी जिज़ियात के साथ अब जागते में याद आ रहा था। वो लहू रंग माहौल, वो बला की गर्मी, वो गोया हशर का मैदान था। उसकी दादी की रूह पर अजाब देने वाले फरिश्ते मामूर थे।
وہ دنیا میں کی گئی کمائی سے آخرت کا عذاب خریدنے پر مجبور تھیں۔ دادی، ربیہ کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ اس کی پلکوں پر ستارے چمکنے لگے۔ اس کی دادی نے اس کی ماں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، اس میں کسی قسم کا ابہام تھا ہی نہیں، لیکن اس کی دادی نے اسے ممتا کے ہر ذائقے سے روشناس کرایا تھا۔ ربیہ کے لیے وہ گرمی کی چھاؤں اور سردی کی دھوپ تھی۔ وہ اس کی ابتدائی 20 سالہ زندگی کی واحد ساتھی، واحد غمخوار، واحد مہربان تھی۔ ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی، محبت ہی محبت تھی۔ انہوں نے منیسا بیگم کے ساتھ جو بھی برائی کی، مگر ربیہ کو ہمیشہ اچھائی اور بھلائی کا درس دیا۔ ربیہ کی ذات میں جتنے بھی ثمر پوشیدہ تھے، ان کا بیج دادی نے ہی رکھا تھا۔ ربیہ کا ان سے قلبی اور روحانی رشتہ اتنا گہرا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی یہ تعلق ختم نہ ہو سکا تھا۔ اس نے گردن گھما کر برابر میں سوئی ہوئی منیسا بیگم کو دیکھا۔ ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی بلا کا اطمینان تھا۔ زندگی کی آخری گھڑیوں میں انہیں کوئی ملال، کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ وہ خدا کے سامنے سرخرو تھیں، وہ اپنی ذات کے سامنے سرخرو تھیں۔ عمر دادی بھی گزار کر گئی تھی، عمر اس کی ماں نے بھی گزار دی تھی۔ عمر گزر ہی جاتی ہے، لیکن انجام ٹھہر جاتا ہے۔ جی ڈیئر لسنرز، تو آج کے ایپیسوڈ کا ہوتا ہے اختتام یہیں پر، اور نیکسٹ اس کی بس 2 ایپیسوڈ اور باقی ہیں۔ انشاءاللہ ناول اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو چلیے جناب، آپ انتظار کیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، اور میں چلتی ہوں آرام کرنے، اور آپ سب مجھے اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔